तो कास्टिक एम्ब्रिटलमेंट हम क्या कह रहे हैं? कास्टिक एम्ब्रिटलमेंट इज अ टाइप ऑफ बॉयलर corrosion. It is caused by using highly alkaline water in the boiler. कास्टिक एम्ब्रिटलमेंट जो होता है ये बॉयलर corrosion का ही एक टाइप है। कब ये फॉर्म होगा? जब वाटर जो होगा बहुत ज्यादा अल्कलाइन होगा। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि हाउ वाटर विल बी अल्कलाइन, पानी हमारा अल्कलाइन हुआ कैसे? क्या होता है, जब हम वाटर को सॉफ्ट कर रहे होते हैं तो उस सॉफ्टनेस सॉफ्ट करते समय, वाटर के सॉफ्टनिंग करते समय हम उसके अंदर सोडियम कार्बोनेट को यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? सोडियम कार्बोनेट। आपको कंडीशनिंग में भी मैंने बताया था सोडियम कार्बोनेट हम यूज करते हैं। तो सोडियम कार्बोनेट जो होता है, अगर हम सोडियम कार्बोनेट की एक्सेस क्वांटिटी को वाटर के अंदर डालेंगे हम, तो क्या हो जाएगा हमारा? क्या देखिए बेटा, अगर सोडियम कार्बोनेट की एक्सेस क्वांटिटी को हमने वाटर के अंदर ऐड करें, तो ये क्यों ऐड कर रहे हैं? सोडियम कार्बोनेट क्यों ऐड करते हैं हम? इसको कंडीशन करने के लिए, यानी इसको रिमूव करने के लिए, या फिर लाइम सोडा प्रोसेस में वाटर को सॉफ्ट करने के लिए भी हम सोडियम कार्बोनेट का यूज करते हैं। तो अगर हम बॉयलर फीड वाटर में एक्सेस क्वांटिटी में सोडियम कार्बोनेट को हम डालेंगे, तो वो सोडियम कार्बोनेट जो होता है वाटर से रिएक्शन करता है, तो वाटर से रिएक्शन करके क्या बना देता है? NaOH बना देता है, प्लस CO2 को बाहर निकाल देता है। क्या बना देता है? NaOH बना देता है और CO2 को बाहर कर देता है। यहाँ आ रहा है आपको समझ में? अब ये जो NaOH होता है, this NaOH is responsible for castic embrittlement. तो how it cause the castic embrittlement? ये क्या करता है? ये जो होता है, ये हमारा बॉयलर है, अगर बॉयलर के अंदर हेयर लाइन क्रैक्स प्रेजेंट होंगे, बिल्कुल बारीक से हेयर लाइन क्रैक्स प्रेजेंट होंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ? बॉयलर क्या है हमारा? टूटा हुआ है। बॉयलर के अंदर हेयर लाइन क्रैक्स प्रेजेंट है, तो ये जो बना हुआ NaOH जो होता है पानी के अंदर, यहीं पे NaOH का फॉर्मेशन हो रहा है। ये NaOH जो होता है इन हेयर लाइन क्रैक्स के अंदर पहुंच जाता है और वहां पर जाकर ये किससे रिएक्शन कर लेता है? आयरन से रिएक्शन कर लेता है। किससे रिएक्शन कर लेता है? आयरन से रिएक्शन कर लेता है और आयरन से रिएक्शन करके ये बना देता है Na2FeO2, सोडियम फेरेट का फॉर्मेशन कर देता है। क्या बना देता है? ये सोडियम फेरेट बना देता है। एंड दिस सोडियम फेरेट इज कॉल्ड द कास्टिक एम्ब्रिटलमेंट। नाउ द बॉयलर कर्व इज कॉल्ड द, इट इज अ एम्ब्रिटल। ये क्या हो गया? अब हमारा एम्ब्रिटल हो गया। किसकी वजह से हुआ? NaOH की वजह से हुआ। तो कब हुआ कास्टिक एम्ब्रिटलमेंट? कब हुआ? जब सोडियम फेरेट का फॉर्मेशन हो गया। सोडियम फेरेट का फॉर्मूला क्या है? Na2FeO2। नाउ दिस इज रिस्पांसिबल फॉर कॉजिंग द कास्टिक एम्ब्रिटल। फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ आपको, कास्टिक एम्ब्रिटलमेंट जो है बॉयलर करोजन का ही एक टाइप है। जब वाटर अगर हाईली अल्कलाइन होगा, देन इट विल कॉज द कास्टिक एम्ब्रिटलमेंट। अब जब हम वाटर को सॉफ्ट कर रहे होते हैं, तो सॉफ्टनिंग के टाइम पे जो सोडियम कार्बोनेट डालते हैं, अगर हमने एक्सेस क्वांटिटी में सोडियम कार्बोनेट को ऐड किया, if we added the excess quantity of sodium carbonate, then sodium carbonate undergo hydrolysis and form the NaOH। क्या हो जाता है? सोडियम कार्बोनेट वाटर से रिएक्शन कर लेता है बॉयलर के अंदर और क्या बना देता है? NaOH बना देता है। साथ में लिबरेट क्या कर रहा है? CO2। ये जो NaOH बना हुआ है, ये NaOH होता है हेयर लाइन क्रैक्स जो बॉयलर में प्रेजेंट होते हैं, उनसे रिएक्शन करके क्या बना देता है? सोडियम फेरेट बना देता है। ये कहाँ चला जाता है? हेयर लाइन क्रैक्स में चला जाता है और वहां पर जाकर ये क्या बना देता है? सोडियम फेरेट बना देता है। This sodium ferrate is called the caustic embrittlement. Now, मैंने आपको सबसे फर्स्ट बोला था कि it is a type of boiler corrosion। तो क्यों बोला? क्योंकि साथ में जो CO2 लिबरेट हो रहा था, ये CO2 जो होता है किसे कॉज करता है? हमारे बॉयलर कोरोजन को कॉज करता है, क्योंकि ये वाटर से रिएक्शन करके कार्बोनिक एसिड बनता है। सेकेंड थिंग, ये जो सोडियम फेरेट बना हुआ है, ये सोडियम फेरेट अगेन वाटर से रिएक्शन करता है। अगर ये बॉयलर के अंदर वाटर बॉयल हो रहा है तो ये फिर से क्या बना देता है? Fe2O3 डॉट XH2O का फॉर्मेशन कर देता है ये सोडियम फेरेट।
दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड, इट इज आल्सो अ टाइप ऑफ बॉयलर करोजन। तो अब ये जब बॉयलर करोजन हो गया तो ये तो रीजन हो गया। रीजन क्या हो गया कि अगर हमने एक्सेस क्वांटिटी में सोडियम कार्बोनेट को ऐड करा, देन इट विल फॉर्म द NaOH एंड दैट NaOH will react with the hairline cracks present in the boiler। और किससे रिएक्शन कर ले रहा है? आयरन मटेरियल से रिएक्शन कर रहा है। जब वो हेयरलाइन क्रैक्स में जाता है NaOH, तो वो आयरन से रिएक्शन करता है और सोडियम फेरेट बना देता है। ये सोडियम फेरेट जो होता है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, कास्टिक एम्ब्रिटलमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल। तो अब ये हमें पता चल गया रीजन। अब हम क्या करेंगे? इसका प्रिवेंशन करेंगे। तो प्रिवेंशन करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? प्रिवेंशन करने के लिए जो हम, अगर हम बॉयलर तो हम पहले ही यूज कर रहे हैं, तो हमें बॉयलर तो दिखाई दे रहा है ना, तो हम उसमें क्या कर सकते हैं? उस बॉयलर के अंदर हम उस बॉयलर में जो हेयर लाइन क्रैक्स प्रेजेंट हैं, उन हेयर लाइन क्रैक्स के ऊपर हम अगर कोई ऐसा पेस्ट लगा दें, जेल लगा दें कि जिससे जो हो वो हेयर लाइन क्रैक जो है वो ब्लॉक हो जाए। यानी हम यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले जो हेयर लाइन क्रैक्स प्रेजेंट है, सबसे पहले तो उनको ब्लॉक करें, क्योंकि हम तो बॉयलर के अंदर वाटर जब भेजेंगे तो हमें दिखेगा ना कि बॉयलर मटेरियल कैसा है हमारा। तो अगर आपको दिख रहा है कि उसके अंदर क्रैक्स प्रेजेंट है, तो हम क्या करेंगे? उन सबसे पहले उन हेयर लाइन क्रैक्स को ब्लॉक करेंगे, जिसकी वजह से अगर NaOH बन भी रहा है तो वो इन ब्लॉक्स में ना जाए। ठीक है, तो हमको ऐसा पेस्ट हम उसके ऊपर लगाएंगे, जैसे हमने क्या कर दिया यहाँ पे, टैनिन या लिग्निन का पेस्ट जो होता है वो हम अप्लाई करते हैं, जिससे कि वहां पर जो है हेयर लाइन क्रैक्स में NaOH ना जाए। सेकेंड थिंग हम क्या करते हैं, यहाँ पर सोडियम फॉस्फेट को यूज कर सकते हैं इन स्टेड ऑफ सोडियम कार्बोनेट, क्योंकि सोडियम फॉस्फेट जो होता है वो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है ना। ये इंटरनल कंडीशनिंग में मैंने आपको पहले भी बताया है। तो प्रिवेंशन क्या हो गए? कास्टिक बाय मेंटेनिंग द पीएच वैल्यू ऑफ वाटर एंड न्यूट्रलाइजेशन ऑफ अल्कली। ये तो सबसे पहला हो गया कॉज कि हमने क्या कर लिया? उसे न्यूट्रलाइज कर लिया। तो न्यूट्रलाइज कैसे कर सकते हैं बेटा? एसिड से कर सकते हैं, है ना। सेकेंड थिंग क्या करें हम? इंस्टेड ऑफ यूजिंग द सोडियम कार्बोनेट हम सोडियम फॉस्फेट यूज कर लें। थर्ड थिंग क्या कर सकते हैं हम, कि जो हम एक्सेस क्वांटिटी में सोडियम कार्बोनेट डाल रहे हैं, वो एक्सेस क्वांटिटी में ना डालकर हम उसको एग्जैक्ट जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है हम उसको सिर्फ उतने ही फॉर्म में ऐड। यहां तक आ रहा है आपको समझ में? क्लियर है सबको? यस मैम, यस मैम, सभी को? देखो बेटा, इसको फिर से बता दे रही हूँ मैं आपको। यस मैम। ये आपके आयरन के अंदर जो रिवर्ट्स थे ना, यानी जॉइंट्स जो प्रेजेंट होते हैं हमारे, है ना, किसी भी लोहे की चीज में, वो किससे रिएक्शन कर लेता है? NaOH से। और यहाँ पर क्या बना देता है ये हमको? सोडियम फेरेट, Na2FeO2 का फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है, तो अब हमने कौन कौन सी ट्रबल पढ़ ली? स्केल एंड स्लज हो गई हमारी, बॉयलर करोजन हो गई, आज हमारी तीसरी कास्टिक एम्ब्रिटलमेंट भी कंप्लीट हो गई। नाउ फोर्थ वन इज प्राइमिंग एंड फोमिंग। प्राइमिंग एंड फोमिंग जो होती है ये भी बॉयलर ट्रबल्स का ही एक टाइप है। ये दोनों हमेशा साथ में होती है, प्राइमिंग एंड फोमिंग हमेशा साथ में होती है। अब आप देखिए प्राइमिंग क्या होता है। प्राइमिंग इज द जनरल डेफिनेशन कोई पूछे तो प्राइमिंग इज द फॉर्मेशन ऑफ वेट स्टीम। क्या बोल रही हूं मैं? प्राइमिंग इज द फॉर्मेशन ऑफ वेट स्टीम। वेट स्टीम का क्या मतलब हो गया? जो आप, जैसे अगर कभी आपने देखा हो, आपने देखा जब हम पानी गर्म करते हैं, घर में देखना बेटा, सारी एग्जांपल्स हम अपने घर से देख सकते हैं। अगर हम घर में भगोने के अंदर पानी गर्म किया हमने, और जब हम पानी को गर्म करते हैं, अगर आप उसके ऊपर एक प्लेट को ढाक दो तो क्या होने लगता है? वाटर बॉईल होने लगता है। अब आपने गैस को तेज कर दिया तो पानी क्या होगा? उबलने लगेगा। जब पानी उबलने लगेगा तो उसकी क्या होगी? कुछ ड्रॉपलेट्स बनने लगेंगे, है ना। और आप जब प्लेट को हटाओगे तो आप क्या देखोगे? उसके पीछे भाप की कुछ बूंदें जमा हो गई थी। किसी ने देखा है ऐसा? यस मैम, यस मैम, यस मैम, देखा है। अगर नहीं देखा हो तो आप करके देखिएगा। तो वो जो पानी की बूंदें होती है ना बेटा, वो तो स्टीम है हमारी। अब क्योंकि वो भाप है ना, तो हमने क्या बोला? स्टीम है। और स्टीम कैसी है? वेट। वेट मतलब गीला। तो वो जो वेट स्टीम होती है दैट इज कॉल्ड द प्राइमिंग। तो दिस प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ वेट स्टीम इज नोन द प्राइमिंग। तो कब होता है ऐसा? कब होगा कि वेट स्टीम ज्यादा बने?
जब जो पानी हम यूज कर रहे हैं उस बॉयलर के अंदर अगर है ना इनसॉल्युबल जो सॉल्ट्स होते हैं ना हमारे, जिनको हम कन्वर्ट करते हैं, जो हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट्स होते हैं, वो जो अगर लार्ज अमाउंट में अगर डिसॉल्व सॉल्ट्स प्रेजेंट है, अगर ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है, तो जैसे जैसे पानी बॉयल होगा उन सॉल्ट्स का कंसंट्रेशन जो होगा वो इंक्रीज होने लगेगा। वो जो इंक्रीज्ड कंसंट्रेशन है ना, उसकी वजह से क्या होगा, पानी जो होगा तेजी से उबलने लगेगा और वो भाप बन के पीछे जमा हो जाएगा। सेकेंड थिंग होती है हाई स्टीम वेलोसिटी। हाई स्टीम वेलोसिटी का मतलब आपने एकदम से उसकी स्पीड बढ़ा दी, रैपिड बॉईल कर दिया उसको, है ना। तीसरा होता है सडन बॉइलिंग। आप क्या कर रहे हैं, एकदम से आपने कहा यार टाइम हो रहा है, पानी अभी तक बॉईल नहीं हुआ, तो हम टेम्परेचर को बार बार इंक्रीज कर रहे हैं, है ना, दैट इज कॉल्ड दी सडन बॉइलिंग, जो हमें नहीं करना चाहिए, है ना। एक टेम्परेचर फिक्स करके उस पर बॉईल होना चाहिए। फोर्थ वन होता है इम्प्रॉपर बॉयलर डिजाइन। बॉयलर अगर प्रॉपरली डिजाइन नहीं है तो भी क्या होने लगता है, स्टीम का फॉर्मेशन होने लगता है। एंड लास्ट वन मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, ये सडन इंक्रीज इन स्टीम प्रोडक्शन रेट, एकदम से हमने उसको बढ़ाने लगे। अब क्या होता है कि ये तो स्टीम तो फॉर्म हो गई, तो रीजन क्या बताया मैंने आपको, प्राइमिंग के रीजन क्या हो गए, लार्ज अमाउंट में अगर डिसॉल्व सॉलिड प्रेजेंट है। सेकेंड रीजन हाई स्टीम वेलोसिटी है। थर्ड रीजन सडन बॉइलिंग कर रहे हैं। फोर्थ रीजन इम्प्रॉपर बॉयलर की डिजाइन है। और फिफ्थ रीजन सडन इंक्रीज इन स्टीम प्रोडक्शन रेट। तो जब ये सब होगा तो नेगेटिव प्रॉपर्टी होगी ना, तो इससे क्या हमें डिसएडवांटेज होगा। डिसएडवांटेजेस ये हो सकते हैं बेटा इसके कि ये जो अगर हम इसको टरबाइन्स में यूज कर रहे हैं, क्योंकि स्टीम प्रोडक्शन के लिए बॉयलर यूज होता है ना, अगर हमने टरबाइन में वेट स्टीम को यूज करा है तो ये क्या करता है, ये जो वेट स्टीम होती है ये उनके ब्लेड्स जो होते हैं, उसके टरबाइन के जो ब्लेड्स होते हैं उनको जो है ये है ना खराब करता है, जिसकी वजह से जो ना एफिशिएंसी जो होती है वो रिड्यूस होने लगती है। ठीक है, मशीन की एफिशिएंसी रिड्यूस होने लगती है। सेकंड क्या होता है कि अगर बहुत ज्यादा अमाउंट में पानी है और प्रेशर क्या होता है हमारा, अगर हमने प्रेशर को मेंटेन बार बार आपने चेंज कर रहे हैं ना टेम्परेचर, तो उससे प्रेशर को मेंटेन करने में भी हमें दिक्कत आती है। ये इसके डिसएडवांटेज है। तो जब कोई भी चीज डिसएडवांटेजेस होगी तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको प्रिवेंट करना पड़ेगा। प्रिवेंशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले बॉयलर को प्रॉपर डिजाइन में डिजाइन करें। सेकेंड थिंग क्या करें, हम स्टीम प्यूरिफायर लगवाएं उसके अंदर। थर्ड थिंग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो ये है कि हम सॉफ्ट वाटर को ही यूज करें बॉयलर के। अब देखो बेटा, ये जो मैंने पॉइंट बता रही हूं मैं आपको कि सॉफ्ट वाटर को यूज करें, तो हमेशा अगर हम बॉयलर में पानी को डालेंगे और उसके पहले ही अगर आप क्या कर दोगे वहां पे, अगर आपने क्या किया हुआ है उसके अंदर पहले ही वाटर को सॉफ्ट किया हुआ है, तो बॉयलर विल नॉट कॉज एनी काइंड ऑफ ट्रबल। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, बार बार जो हम स्टीम प्रोडक्शन रेट को चेंज कर रहे हैं ना, यानी टेम्परेचर को बार बार इंक्रीज डिक्रीज कर रहे हैं, वो हमें नहीं करना चाहिए। तो इन सबको अगर हम करेंगे तो क्या होगा, हमारी प्राइमिंग नहीं होगी। आ रहा है आपको समझ में, प्राइमिंग का मतलब क्या है, फॉर्मेशन ऑफ वेट स्टीम। ठीक है, प्राइमिंग का मतलब क्या हो गया, फॉर्मेशन ऑफ वेट स्टीम हो गई। ये हमको किस वजह से होती है, ये मैंने आपको रीजन बता दिए, प्रिवेंशन बता दिया कि बॉयलर को प्रॉपर डिजाइन करें, मैकेनिकल स्टीम प्यूरिफायर फिट करें। थर्ड थिंग जो है उसके अंदर वाटर का लेवल लो रखें। देखो अगर आपने भगोने में भी कम पानी रखा है तो उतनी ज्यादा स्टीम फॉर्म नहीं होगी, लेकिन अगर आप ऊपर तक भर दोगे ना तो ज्यादा तेजी से पानी उबलेगा। ठीक है, फिर फिफ्थ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाय यूजिंग सॉफ्ट वाटर। ये जो पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ बाय यूजिंग सॉफ्ट वाटर, ये पॉइंट आप हर एक ट्रबल के प्रिवेंशन में डाल सकते हैं कि यूज सॉफ्ट वाटर विल प्रिवेंट दी बॉयलर करोजन, विल प्रिवेंट दी कास्टिक एम्ब्रिटलमेंट, विल प्रिवेंट दी स्केल एंड स्लग। अब मैं इसी से जुड़ा हुआ जो दूसरा है फोमिंग। अब देखो नाम से समझ में आ रहा है फोमिंग। फोमिंग का मतलब फॉर्मेशन ऑफ फोम। फोम किस में बन रहा है, पानी के अंदर बन रहा है। तो फोम तो बनता है, लेकिन फोम आप देखते हो कई बार जो फोम बनता है साबुन की वजह से, उसको अगर आपने हाथ से छुआ तो वो फोम क्या होता है आपका, टूट जाता है ना। लेकिन यहाँ पर जो फोमिंग हो रही है वो कैसी होती है, इट इज द प्रोडक्शन ऑफ फोम और बबल्स इन बॉयलर विच डू नॉट ब्रेक इजीली।
ऐसा फोम और बॉयलर बबल्स का बनना जो कि आसानी से जो हो वो ब्रेक डाउन नहीं हो, वो कहलाती है फोम। क्लियर है आपको? तो प्राइमिंग क्या हो गई, ये दोनों हमेशा साथ होती हैं। प्राइमिंग क्या हो गई, फॉर्मेशन ऑफ वेट स्टीम। फोमिंग क्या हो गई, फॉर्मेशन ऑफ परसिस्टेंट फोम। परसिस्टेंट का मतलब ऐसा फोम बनना जो टूट ना सके। तो फोमिंग क्या हो गया, फॉर्मेशन ऑफ persistent of foam or bubbles which do not break easily। ये भी किसी से भी पूछूंगी मैं तो ध्यान से पढ़ना। फिर causes of foaming क्या है आपका, क्यों हो सकता है फोम, वाटर के अंदर अगर कोई भी impurity causing या hardness causing salt present है तो that will create the foam। सेकेंड थिंग क्या करेगा, अगर उसके अंदर हमने वही सेम रीजन, अगर स्टीम प्रोडक्शन रेट बढ़ाया, बॉयलर की इम्प्रॉपर डिजाइन हुई और बॉयलर के अंदर अगर सरफेस टेंशन बढ़ाने वाले सब्सटेंस होंगे, देन इट विल कॉज द फोमिंग। तो फिर इसको हम कैसे दूर कर सकते हैं, प्रिवेंशन फोमिंग का कैसे कर सकते हैं, हम एंटी फोमिंग एजेंट डालें, यानी पानी के अंदर ऐसी चीज मिला दें जिसकी वजह से फोम ना बने। एंटी फोमिंग एजेंट कौन होता है, जैसे कैस्टर ऑयल होता है, टैनिक एसिड होता है। सेकंड हम कर सकते हैं, ऑयल को वाटर में से रिमूव कर दें जिसकी वजह से जो है वो फोम ना बने। आ रहा है आपको समझ में? तो ये आज आपकी चारों बॉयलर ट्रबल्स हो गई। एक बार आप देख लो चारों ट्रबल्स को अच्छे से। इस पहली बताई थी मैंने स्केल एंड स्लज, दूसरी बताई थी मैंने बॉयलर करोजन, तीसरी पढ़ाई है आपको कास्टिक एम्ब्रिटलमेंट, एंड फोर्थ वन हमने पढ़ी है प्राइमिंग एंड फोमिंग। तो टुडे वी हैव कंप्लीटेड दी बॉयलर ट्रबल्स। आज हमने बॉयलर ट्रबल्स को कंप्लीट कर दिया है। इसको आप अच्छे से पढ़िएगा। कोई भी बॉयलर ट्रबल आएगी ना आपको, तो आपको पहले उसका इंट्रोडक्शन यानी उसकी डेफिनेशन लिखनी है, हाउ इट इज कॉजेज, तो रीजन फॉर द फॉर्मेशन, एंड थर्ड थिंग डालना है उसका प्रिवेंशन। आपका आंसर जब भी कंप्लीट होगा जब आप ये तीनों चीजों को बताएंगे। क्या क्या बताएंगे, उसका डेफिनेशन, देन रीजन एंड देन प्रिवेंशन। तो बॉयलर ट्रबल में से एक क्वेश्चन जरूर आता है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन, इनमें से किसी पर भी आ सकता है। तो टुडे वी हैव कंप्लीटेड दी बॉयलर ट्रबल्स।